अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज इक़्तिसादी सर्वे जारी किया गया है और कल हुकूमत पाकिस्तान वफाकी बजट पेश करने जा रही है। आज जो इकनॉमिक सर्वे पेश किया गया उसमें बताया गया कि 17,600 अरब रुपए का जो बजट है वो कल पेश किया जाएगा। इसमें कुछ जो चीदा निकात हैं आम कंजम्पशन के लिए वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और फिर आपको ये भी इत्तला दे दूँ कि इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़हमत दे रखी है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर मुआशियात जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को, ताकि उनसे तफसील से हम बात कर सकें कि हुकूमत के टारगेट्स क्या हैं, क्या वो अचीव हो पाएंगे, फिर आम जो एक शहरी है उसके ऊपर कितने असरात मुरतब होते हैं बजट के, उसकी तवक्कुआत क्या हैं बिलखुसूस सरकारी मुलाजमीन की। ये तमाम सवाल जो आपके ज़हनों में मिफ्ता साहब की खिदमत में हम रखेंगे। यहाँ आज बताया गया है कि FBR के ज़रिए जो टैक्स वसूलियों का हदफ है वो 14,130 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है और मईशत का हजम जो है उसके बारे में बताया गया कि 372 अरब डॉलर के मुकाबले में 411 अरब डॉलर हो गया है। बजट खसारा बड़ा अहम होता है पाकिस्तान में, इसका हदफ भी 6200 अरब रुपए रखा गया है और रवा माली साल जो मुआशी नमू का हदफ 3.6% था, बताया गया कि वो 2.7% रहा। मुआशी नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ है आने वाले बरस के लिए। क्या हम 4.2 का जो मुआशी हदफ है अचीव कर पाएंगे ऑनगोइंग ईयर के अंदर या नहीं। महंगाई के बारे में कहा गया कि 4.6% तक गिर चुकी है और महंगाई का सालाना जो एवरेज है उसका टारगेट 7.5% रखने की तजवीज़ है आज के सर्वे में। ज़राई शोबे का हदफ 4.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ है, इसके बावजूद कि 13% बड़ी जो फसलें हैं उनकी पैदावार में कमी हुई, इसके बावजूद कि किसान जो है उसकी शिकायत हैं बेतहाशा पूरे पाकिस्तान में। सनती शोबा हो, सरकारी मुलाजमीन हो, उसके हवाले से भी डिस्कशन हुई कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। एक मामूल की एक स्टेटमेंट है, हमेशा ऐसा ही होता है। मिफ्ता साहब, आपने ये जो इकनॉमिक सर्वे है देख लिया, कल बजट आने जा रहा है। मेरा सबसे पहला और बुनियादी जो नुक्ता आपके सामने रखना है वो शरह नमू का हदफ 4.2%, यानी हमने लास्ट ईयर 3.6 रखा जो कि 2.7 तक हम आए। तो हाउ रियलिस्टिक इट इज कि 4.2 का हदफ हमने रख दिया, अचीव कर पाएंगे? देखिए, इस साल भी 2.7 जो कहा जा रहा है वो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट समझते हैं कि नहीं किया गया। 3.7 का हदफ था, आप कह रहे हैं कि 2.8 हुआ, लेकिन इसमें इसलिए कह रहे हैं आप कि आपने कहा कि चौथे जो क्वार्टर है उसके अंदर आपकी ग्रोथ 5.5 आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। तो ये वाला नंबर भी गलत है। इस साल भी शायद 2% ग्रोथ हुई है, अगले साल भी डिपेंड करता है कि कल कितने टैक्स नए लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि 2-2.5% से ज्यादा ग्रोथ है। तो ये 4.4 तो जो है वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है। एम्बिशियस टारगेट है। जो महंगाई की बारे में बात की जा रही है कि जी महंगाई हमने 4.6% तक गिर चुकी है मुल्क में और आने वाले बरस में 7.5% तक रखने की इनके टारगेट्स हैं। हाउ रियलिस्टिक इज इट? ये जो महंगाई के नंबर हैं ये एकदम सही नंबर हैं। ये जो अफरात ज़र के नंबर हैं इसमें कोई झूठ नहीं होता, इसमें कोई गलत बयानी नहीं होती है। ये जो शरह नमू के नंबर हैं हुकूमत के, ये अलबत्ता ये नंबर ठीक नहीं है और इसमें इन्होंने मसनूई बढ़ोतरी की है। और ये सवाल भी आज पूछा गया फाइनेंस मिनिस्टर से, तो उन्होंने इधर उधर के जवाब दे दिया। लेकिन ये अफरात ज़र का नंबर जो है ये नंबर ठीक है। ये नंबर इस साल जो है पिछले साल में बेस इफेक्ट की वजह से और क्योंकि दुनिया भर में तेल की, खाम तेल की, खुर्दनी तेल की, गंदम वगैरह की कीमतें बहुत कम हुई हैं, तो इस साल जो है अफरात ज़र कम हुआ है। अगले साल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ के 7.5 हो जाएगा। आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। इसमें मुझे कोई सुकून नजर नहीं आ रहा। मिफ्ता साहब, एक और मसला जो होता है जिसके ऊपर हर हुकूमत बिलखुसूस रिसेंट पास से हम देख रहे हैं उसका बड़ा एम्फेसिस करते हैं, बिलखुसूस कह रहे हैं कि FBR से मैं डेली मीटिंग करता हूँ, हर महीने हर हफ्ते मीटिंग करता हूँ। टैक्स कलेक्शन, उसका हदफ इन्होंने 14,130 अरब रुपए मुकर्रर किया है। इज इट रियलिस्टिक? नहीं, दो इसमें मसाइल हैं। एक तो इस साल 11,900 करेंगे तो ये जो है वो 2,230 अरब रुपए, तकरीबन 20% से बढ़ा दिया है हदफ। ये जबकि आप GDP की ग्रोथ और इन्फ्लेशन 11% कह रहे हैं, तो ये 20% बढ़ाने का मतलब है कि आप 9% रियल ग्रोथ करेंगे, वो मुमकिन नहीं है, नंबर एक।
नंबर 2, इसको अचीव करने के लिए ये जो हथकंडे अपनाएंगे, जो जिसके तहत वो नए टैक्स मेजर्स लगाएंगे, जो कुछ अगर हुकूमत ने कोई मिस कर दी है इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस पे इन्होंने टैक्स नहीं किया है, मौत पे मिसाल के तौर पर अब तक टैक्स नहीं है, तो उन चीज़ों पे टैक्स लगाएंगे। पिछले बजट में इन्होंने बच्चों की दूध पे टैक्स लगा दिया, लाख रुपए माहाना कमाने वाले का टैक्स इन्होंने डबल कर दिया था। 5 लाख रुपए के ऊपर कोई कमा रहा हो तो उसके टैक्स पे 10% इन्होंने सरचार्ज लगा दिया था। तो अब इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए थे पिछले साल कि अब मुझे पता नहीं कि किधर टैक्स लगाएंगे। तो अब नई नई इस्तेलाहात के साथ टैक्स लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर लेवी का टैक्स जो है, पेट्रोलियम लेवी का टैक्स, वो 78 रुपए से बढ़ा के 100 रुपए करेंगे, और 100 रुपए से जो ऊपर जाएंगे तो उसका नाम कार्बन टैक्स रख देंगे, ताकि हमको लगे कि भाई हम कोई माहौलियात के ऊपर एहसान कर रहे हैं वो टैक्स लगा के, लेकिन है तो टैक्स ही। इसी तरह आइसक्रीम वगैरह, शरबत वगैरह के ऊपर ये टैक्स लगाएंगे, जिसको हेल्थ टैक्स कहेंगे कि भाई आप चीनी खा रहे हैं तो उसके ऊपर हम आपको टैक्स लेंगे, क्योंकि चीनी मुज़िर होती है सेहत के लिए। लेकिन कोई सवाल इनसे ये नहीं पूछता कि भाई अगर चीनी सेहत के ऊपर मुज़िर है तो चीनी के कारखानों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा दो। लेकिन वो जाहिर है कि हम चीनी के कारखानदार खुदा न खास्ता उनके ऊपर तो टैक्स नहीं लगा सकते, तो चीनी के ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाते। इसी तरह यह है कि हम 1 लीटर अगर एक पेट्रोल खरीदता है, पेट्रोल मोटरसाइकिल वाला जो 70,000 रुपए की चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाने वाला अगर 1 लीटर पेट्रोल रोज खरीदता है तो उससे आप रोज के 120 रुपए टैक्स लेते हैं, या महीने के 3600 रुपए टैक्स ले लेते हैं। लेकिन एक करोड़ों के दुकानदार से आप 3000 रुपए महीना का टैक्स, इनकम टैक्स नहीं ले सकते। तो कोई इनसे ये पूछेगा कि भाई कोई कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन तो होना चाहिए कि किसी की 5 करोड़ रुपए की F6 में दुकान है, उससे आप टैक्स 3000 रुपए महीने के नहीं ले सकते। लेकिन कोई 70,000 रुपए की चीचावतनी में मोटरसाइकिल चलाता है, उससे आप रोज के 120 रुपए टैक्स ले रहे हैं। अंदाजा कीजिए। बिल्कुल, ये बड़ा रियल अलमी है। आपने अभी चीनी के कारखानों की बात की कि शरबत, आइसक्रीम या दीगर जो मीठी चीज़ें उनके ऊपर तो आप हेल्थ टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन बराह रास्त जो चीनी के कारखाने हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे। साथ ही आपने बड़ी मानी खेज तरीके से वो जुमला भी बोला, यू हैड बिन इन दिस पोर्टफोलियो। क्या वजह है कि हमारी हुकूमतें चीनी के कारखानों पर बराह रास्त टैक्स नहीं लगा पाती? आज जरा खुल के बता दें आवाम को। नहीं, कोई वजह नहीं है ये कहना कि क्योंकि वजीर आजम या सदर ममलिकत या दीगर जो सियासी लीडरान हैं उनके लीडरान के बच्चे या रिश्तेदार अगर मेल ऑन करते हैं तो ये तो जाहिर है कि ये वजह तो नहीं होगी, कोई और ही वजह होगी। अच्छा, ये वजह नहीं है। सच बात आप ये देखें कि आपको लग रहा है कि चीनी मुज़िर है सेहत के लिए। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं ये वजह नहीं है कि यार चीनी जिस चीज में जा रही है उसमें टैक्स लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट चीनी पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ये मंतक समझ से बाहर है सीरियसली। मतलब ये आसान नहीं हो जाएगा कि डायरेक्ट चीनी पे टैक्स लगा दें। अगर आपको लग रहा है कि चीनी सेहत के लिए इतनी बुरी है कि आपके ऊपर टैक्स लगाना है, उस मुल्क में जहां पे 12 सिगरेट की कंपनियां चल रही हैं जिसके ऊपर 1 रुपया टैक्स नहीं लगा सकते ये लोग, 1 रुपया टैक्स नहीं लगा सकते। क्यों? 2 सिगरेट की कंपनियां जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो टैक्स देती हैं उनके ऊपर तो आप भरमार लगाते हैं टैक्स का, और वो लगाएं। लेकिन दूसरी जो 12 कंपनियां चला रहे हैं जिसके अंदर से बहुत सारे लोग हमारी सेनेट में बैठे हुए हैं, हमारी असेंबलियों में बैठे हुए हैं, उनसे भी टैक्स ले लेना। ये जो 12 सिगरेट की कंपनियां हैं, सिगरेट की कंपनियों पे तो मैं बात करता हूं ना, हेल्थ के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, मुजरे सेहत हैं, फलां तस्वीर छपेगी लोकल सिगरेट के ऊपर, और इसकी कैंपेन्स आती हैं मीडिया के पास भी और कई लिखने वालों, दानिशवरों के पास भी, यूट्यूबर, वीलॉगर के पास भी, कि जी ये बताएं कि मुजरे सेहत है। सब कुछ पैरेलल हो रहा है, लेकिन ये 12 सिगरेट की कंपनियां, इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता साहब? उसकी क्या वजह है? सर देखें, 2 पाकिस्तान में ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में सिगरेट बनाती हैं, फिलिप मॉरिस और ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। ये बिल्कुल पाकिस्तान में टैक्स देती हैं और अरबों रुपया टैक्स देती हैं, मतलब 70 से 100 अरब रुपए के दरमियान टैक्स पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में 12 और मैन्युफैक्चरर्स हैं सिगरेट के, बाड़ा में जिनकी फैक्ट्रियां, एक कश्मीर में, बाकी बाड़ा में, और वो कोई टैक्स नहीं भरता। मतलब 100 रुपए की जगह 1 रुपया भरता है। मिसाल पे अगर 100 रुपए ड्यू होते हैं तो 1 रुपया ड्यू होता है। वो सेनेट के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, असेंबली में भी बैठे हुए हैं, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं और पैसे खर्च करते हैं, उनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद अरबों रुपए की स्मगल होकर सिगरेट आती है पाकिस्तान में, जो ईरानी बॉर्डर से भी आती है, अफगानिस्तान से भी आती है और सी पोर्ट से भी आती है, और ये अरबों रुपए की सिगरेट आती है। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसके ऊपर ना कोई मुज़िर सेहत का कोई स्टिकर लगा हुआ है, ना हुकूमत पाकिस्तान को कोई टैक्स है, और ना इससे पाकिस्तान में कोई नौकरियां पैदा हो रही हैं, ना टैक्स जमा हो रहा है। बस ये कैंसर कॉज कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हम इसको भी नहीं रोक सकते। तो ये हमारा जो रियासत का इदारा है ना, रियासती इदारे जो है ना,
वो अशराफिया के सामने बिल्कुल सरनगू होते हैं। वो उनके सामने नहीं खड़े रह सकते। यही अलमी है, लेकिन हमें तो बार बार कहा जाता है हर दौरे हुकूमत में, स्मगलिंग हम रोकेंगे, इलीगल फलां काम रोकेंगे, कि मईशत को हम तगड़ा करेंगे, मुकामी सनतों को तगड़ा करेंगे, बस बातें ही होती हैं। चाहे वो डीजल पेट्रोल की स्मगलिंग हो, सिगरेट की हो, चीनी भी चली जाती थी अफगानिस्तान, सुना है अब नहीं जा रही। लेकिन अहम मसला जो देखने वालों के लिए आपकी खदमत में रखना है कि ये एक परसेप्शन बनती जा रही है मिफ्ता भाई आम शहरी के जहन में कि अगर आप टैक्स नेट में आते हैं, सैलरी क्लास हैं, so you will be screwed more than those are not part of the tax net. ये इंप्रेशन क्यों आया है? ये इंप्रेशन दुरुस्त है या नहीं? ये इंप्रेशन बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में आपको मैं बताऊं कि हमेशा ये होता है कि आप कोई कानून हो, आप गैर कानूनी हरकत कर लें, फिर पैसे दे के बाहर आ जाएं, चाहे वो मतलब और किसी का क्राइम हो या कोई टैक्स क्राइम हो या कोई वायलेंट क्राइम हो, कुछ भी कर लें, यहाँ पे कहाँ किसी को सजा मिलती है। यहाँ पे रेपिस्ट घूम रहे होते हैं, यहाँ पे मर्डरर्स घूम रहे होते हैं, देयत करके निकल आते हैं। मतलब कौन अमीर आदमी को कहाँ हम पकड़ सकते हैं? ये अमीर आदमियों की वजह से, ये अशराफिया की वजह से दियत के लॉस भी चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, कि गरीब आदमी का बच्चा जो अगर पकड़ा जाएगा मर्डर में तो वो तो नहीं छूटता है, लेकिन अमीर आदमी के बच्चे तो मर्डर में भी छूट जाते हैं। तो टैक्स चोरी क्या बड़ी बात है? आपने किसको टैक्स चोरी में बंद किया है? किसको आपने किस स्मगलिंग में बंद किया है? यहाँ पे अरबों रुपए का पेट्रोल आता है, डीजल आता है ईरान से, अरबों रुपए का डीजल आता है, खरबों रुपए का आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, हम नहीं रोक सकते इसको। इसमें सिगरेट आ रही है, हम नहीं रोक सकते। और दीगर चीजें ईरान से आ जाती हैं, हम नहीं रोक सकते। अफगानिस्तान आपने कहा चीनी नहीं जा रही, इसलिए कि हमने, हमारी हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट करवा दी। अच्छा। ये 130 रुपए की चीनी थी, हमारी हुकूमत ने एक्सपोर्ट करवाई, आज इसकी कीमत 180 रुपए करवा दी हुकूमत ने। और हुकूमत ने साथ साथ वादा भी किया कि हम कीमत नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन एक्सपोर्ट करा दी। और आपको याद है कि जब 4-5 साल पहले इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो उन्होंने भी ये किया था जी कि उन्होंने भी, चीनी सस्ती थी पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट करा दी, चीनी की प्राइस बढ़ गई। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, शाहिद अब्बासी साहब, ये आपका भाई, हम सब ने बड़ा इमरान खान के ऊपर क्रिटिसाइज किया कि तुमने ये क्या कर दिया, और सही किया था। आज शहबाज साहब ने वही कुछ कर दिया जो इमरान खान के, जिसके ऊपर इल्जाम तराशी थी कि चीनी सस्ती थी, आपने चीनी को एक्सपोर्ट करा दिया। इमरान खान ने तो खुदा ना खास्ता चलो शुगर माफिया के जेर असर आके किया, शहबाज शरीफ ने ये किसके जेर असर आके किया है? ठीक, मिफ्ता भाई, अब जो तनख्वाहदार तबका है उसके हवाले से बताया जा रहा है सरकारी मुलाजमीन 10% इजाफे की तजवीज़, मामूल की ये कार्रवाई मुझे मालूम होती है। पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफा है। दिफाई बजट में 18% इजाफे का इम्कान है, बनता भी अब इंडिया के साथ जो वॉर हुई। लेकिन मुलाजमीन सरकारी तनख्वाहों वाले वो हमेशा बजट से सिर्फ एक ही एंटिसिपेशन करते हैं, तनख्वाह की, और दूसरा टैक्स कितना लग रहा है। टैक्स तनख्वाह के ऊपर भी गुफ्तगू कीजिएगा, और दूसरा टैक्स के ऊपर हमें ये बताया जाता है कि जी IMF के साथ चूँकि जो हमारे मामलात हैं उसकी वजह से वी आर बाउंड टू इम्पोज टैक्सेस। ये कितनी दुरुस्त बात है, और क्या इससे निकलने का भी कोई तरीका होता है विद इन द एम्बिट ऑफ IMF रहते हुए? आप क्या आम बंदे को रिलीफ दे सकते हैं? देखिए, जब हुकूमत को रिलीफ देना होता है तो उन्होंने देते हैं। आपको ये मालूम होगा कि मुजराओं की तनख्वाह 188% बढ़ाई गई थी माशाल्लाह, और वो 5 महीने बैक से बढ़ाई गई थी, रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाई गई थी। पिछले साल हुकूमती अफसरान की तनख्वाह 20% बढ़ाई थी, क्योंकि उससे पहले साल में इन्फ्लेशन 24%। सर ये गरीब गुरबा है ना, मस्कीन लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं सर, जरूरतमंद लोग हैं, प्लीज इनके ऊपर रहम करें सर। हेलो मिफ्ता साहब, मैं आज़राए तफन्नुन अर्ज कर रहा हूं कि ये जो वुज़रा हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या MPs MNAs हैं, ये सबसे ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं, गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं। इनकी तनख्वाहें 5 माह पहले से नहीं बल्कि 5 साल पहले से बढ़नी चाहिए सर। नहीं, देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये बेचारे हैं, ये अवाम की भी सेवा करते हैं, दीगर इदारों की भी ताबेदारी करते हैं, और अब इलेक्शन जीतना जो है उसमें वोटर भी, वोट से भी मांगना पड़ता है, फिर RO को ऑफिस भी रात को जाना पड़ता है, फिर कहीं और भी जाना पड़ता है, किसी और दफ्तर भी जाना पड़ता है, फिर उस दफ्तर से इंस्ट्रक्शन ला के फिर RO की ऑफिस आना पड़ता है, फिर सारा साल मुझ जैसे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम 47 पे आए हो, तुमने वोट तो लोगों से लिया नहीं। आप जैसे लोगों की फिर बातें सुननी पड़ती है कि तुमको
हक ही नहीं है इस सीट पे बैठने का जो तुम बैठे हो। तो ये बहुत सारे बेचारे बेइज्जतियां बर्दाश्त करते हैं, तो चलो तनख्वाह बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि पिछले साल जब आपने 20% हुकूमत के अफसरान की तनख्वाह बढ़ाई थी तो मिर्च जैसे लोगों ने सपोर्ट किया था, क्योंकि एक साल पहले जो था वो 24% इन्फ्लेशन था। अब इस साल जब इन्फ्लेशन 4% है तो हुकूमत के लोगों की तनख्वाह 5% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब आई डोंट रियली थिंक इट्स फेयर टू रेज देयर सैलरीज बाय मोर देन 5%। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि दिफा के अखराजात कुछ बढ़ाने पड़ेंगे आपको। आपने देखा है कि हमारे कुछ एयर डिफेंस के हमको सिस्टम्स लेने पड़ेंगे, और अगर हिंदुस्तान ने हमसे एक नया नॉर्मल कोई नई डॉक्ट्रिन निकाली है कि जब इनका इलेक्शन में मसला आएगा तो हमसे लड़ाई करेंगे, तो हमको उसके लिए कुछ भरपूर ऑफेंसिव वेपन्स भी चाहिए होंगे, कुछ मिसाइल्स वगैरह। तो वो ठीक है, वो 2-3 साल का खर्चा है, 200-500 अरब रुपए का। लेकिन रिलीफ देने का जो तरीका है अवाम को, वो बिल्कुल मौजूद है, इस बजट में बिल्कुल मौजूद है। जब हुकूमतें पाकिस्तान की सुबह और वफाक मिलकर 30,000 अरब रुपए से ज्यादा खर्च कर रही हैं तो रिलीफ दे सकती हैं। रिलीफ देने का सबसे पहला तरीका यह है, जिससे IMF भी खुश होगी, वो आप अपने जिसको आप PSDP कहते हैं, PSDP के अखराजात कम कीजिए, और सूबे जिसको ADBs कहते हैं उसके अखराजात कम करिए। 700 से 800 अरब रुपए पिछले बजट में रखे थे, इस बार शायद 1000 अरब रुपए रखे जाएंगे। 1000 अरब रुपया MNAs और MPS के फंड्स में, कि जहां पे MNAs और MPS जाके नालियां बनवाएं, कुछ फुटपाथ बनवाएं अपने हलकों में, और वो जो भी इसमें खुद बुर्द होती है, जो भी उसमें बेकायदगी होती है, वो हम सब जानते हैं कि पंजाब में जो कि ज्यादा अच्छा सूबा चलता है 20-25% होते हैं, सिंध में 40-50% होते हैं, KP में 30-35% होते हैं, बलोचिस्तान में 70-80% होता है। तो ये जो पैसे अगर हम लोग बचा लें इस साल, अगर हमको इतनी जरूरत है पैसों की दिफा के लिए, दीगर जगहों के लिए, तो 1000 अरब रुपया वहां से 1500 अरब रुपया आप बचा सकते हैं। सूबे और वफाक मिलकर ये अहद करें कि हम ADBs और PSDP कम करेंगे। ये जो 1500 अरब बचाते हैं, इसमें से 500-700 अरब रुपए हम दिफा में डाल देंगे। 500-700 अरब रुपए हम BSP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गरीब तरीन लोगों को दे देंगे, और 200-300 अरब रुपए से हम 50% या 40% ब्रेक दे देंगे टैक्स के ऊपर तनख्वाहदार तबके को। तनख्वाहदार तबका जिससे आप 38.5% टैक्स लेते हैं, किसी की 6 लाख रुपए तनख्वाह है तो उससे आप तकरीबन 2 लाख रुपए टैक्स ले लेते हैं, और उसको सामने आप क्या देते हैं? एक समाजी मुआहदा होता है ना, जिसके तहत आप टैक्स लेते हैं, कि आपने फला आदमी से इतने पैसे ले लिए, जैद से, बाकिर से, कि तेरी तनख्वाह के हम 1/3 ले रहे हैं, तो आपने उसके सामने क्या दिया है? आपने उसको बिजली वक्त पे नहीं दी, आपने उसको सर्दियों के अंदर आप उसकी गैस काट देते हैं, गर्मियों में उसकी बिजली में लोड शेडिंग हो जाती है। कराची में रहता है तो सारा साल पानी नहीं आता, अब तो पाकिस्तान में कहीं रहता है तो उसको सेफ्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे की स्कूल नहीं है, मौलजों का इंतजाम नहीं है। हमने क्या, हुकूमत ने अपना समाजी मुआहिदा जो है उसमें अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जिसके तहत आप 1/3 इसकी तनख्वाह ले सकते हैं? वेरी ट्रू। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, सवाल तो बहुत थे, इंशाल्लाह मज़ीद आपसे नशिस्त होगी। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, मेरे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, अब हमने जहमत दी है, हमारे मईशत हैं जनाब यूसुफ नज़र साहब, बाकायदगी से लिखते हैं मुआशी उमूर के ऊपर। ट्रीट टू रीड हिम ऑलवेज। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया आज प्रोग्राम में। आज इकनॉमिक सर्वे जारी किया गया, कल बजट आ रहा है, उसके जो सीधे निकात हैं प्रोग्राम के इब्तिदाई में मैं नाज़रीन तक पहुँचा चुका हूँ। अब मैं कुछ देर पहले देख रहा था, सिराजुल हक साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, साबिक अमीर हैं जमात इस्लाम के, बड़ा दिलचस्प नुक्ता उन्होंने उठाया, तो मैंने सोचा इसी से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं जी, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों की जब बारी आती है तो पता चलता है IMF से अप्रूवल चाहिए, IMF मानेगा तो इतने % हम अप्रूवल करेंगे उनकी तनख्वाहों में 10% या 5%, लेकिन उसके बरक्स पार्लिमान में वज़रा की तनख्वाहों में 200% इजाफा हो गया, स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाह में 600% इजाफा हो गया। तो वो पूछते हैं कि इसके लिए IMF की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने सोचा ये सवाल आपकी खिदमत में रख देता हूँ। नहीं, सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, पहली बात तो ये समझनी कि IMF क्या चाहता है। IMF का इसरार ये होता है कि आपका जो बजट का खसारा है वो एक खास हद में रहे, जिसको वो कहते हैं कि 1% ऑफ द GDP कौमी पैदावार का उसमें रहे। ये मेन क्राइटेरिया होता है। उसमें उसके बाद जो है उसमें गवर्नमेंट के पास काफी गुंजाइश होती है कि वो उसका जो हदफ है वो किस तरह हासिल करे। तो होता यह है कि जो आसान जो टारगेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया रहा है, या उस पर मजीद टैक्सेस लगा दिए जाएं। और जब बात आती है कुर्बानी करने की, तो हमारे मुल्क की जो
इक्तदार में जो रहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों या कोई भी हों, उनकी ये होती है कोशिश कि वो जितना कम से कम बोझ अपने ऊपर डाले वो ज्यादा बेहतर होगा। और वो फिर ये कहते हैं कि जी आईएमएफ ने कहा है। तो जाहिर बात है, मैं और आप तो उनकी मीटिंग्स होती हैं आईएमएफ के साथ, उसमें नहीं बैठते। आईएमएफ का जो होता है, अगर उनके आप पब्लिकेशंस देखें तो वो यही कहते हैं कि हमारा इसरार ये होता है कि आप अपना बजट खसारा कम करें और आमदनी में इजाफा करें, अखराजात कम करें। बिल्कुल ठीक। अब ये तो उनकी ब्रॉड गाइडलाइंस होती है, उसमें कुछ उनके जो है न्यूमेरिकल टारगेट्स भी होते हैं। तो बात अगर मुख्तसर मैं करूंगा कि हमारी जो कभी भी ये नहीं रही है कि जो हमारे रूलिंग एलीट्स हैं कि वो अपने हिस्से में से कुछ आवाम के लिए शेयर करें या सरकारी मुलाजमीन के लिए। इस केस में तो ये तो कोई नई बात नहीं है और ये ऐसे ही होता चला आया है और अभी भी यही हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं सर्वे को देख रहा था सर, उसमें गवर्नमेंट खुद बता रही है कि जो इम्पोर्टेंट क्रॉप डिक्लाइन हुई, यानी अहम तरीन जो फसलें हैं पाकिस्तान में, उनकी पैदावार में कमी हुई है और वो 13.49% तक हुई है। वजह बता रहे हैं कि जी रिड्यूस्ड कल्टीवेशन एरिया है और एडवर्स वेदर कंडीशंस हैं। और उसमें उन्होंने बताया जी कॉटन -30.7% तक गिरी, वीट -8.9% तक, शुगर केन -3.9%, और जो इजाफा वो सिर्फ आलू और प्याज में उनकी फसलों में हुआ। ये किस बात का गम्माजी करता है, ये जो इंडिकेटर्स हैं सर, इससे क्या मतलब है? क्योंकि हम तो किसान पे बहुत डिपेंड करते हैं और किसान नाला है, तो ये हुकूमत किस बात का एतराफ़ कर रही है, सोल्यूशन नहीं इसका दे रही? देखिए, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने जो क्लेम किया है इकोनॉमिक सर्वे में कि इस साल जो है जो कौमी पैदावार है उसमें 2.68% या 2.7% का इजाफा हुआ है जी। ये नंबर्स मेरी नजर में क्रेडिबल नहीं है। इसलिए कि जो पहले 3 जो क्वार्टर्स थे उसमें जो है 1.5-2% इसके आसपास जो था, अब एकदम सडनली इतना जंप कैसे आ गया, जबकि वो जो सहमाई है वो अभी खत्म भी नहीं हुई है। ये इसमें कोई क्रेडिबल बात नहीं लगती, जबकि खास तौर पे इसलिए कि जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें जो है कमी हुई है और बड़ी सिग्निफिकेंट कमी हुई है। ना सिर्फ ये कि जो लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी जो है ट्रेंड जो है बहुत नेगेटिव रहा है या वीक रहा है। तो ओवरऑल इसमें जहां तक ताल्लुक है मेजर क्रॉप्स का, इसमें एक बहुत बड़ी जो सिचुएशन है वो है कॉटन की और वीट के हवाले से, और इसका ताल्लुक 2 चीजों से। एक तो पानी की अवेलेबिलिटी है, अगर आप पानी की जो अवेलेबिलिटी की आदत शुमार देखें तो उसमें कमी वाकया हो रही है। और दूसरा जो फैक्टर है वो हुकूमत की अपनी पॉलिसीज हैं, खासतौर पे जिस तरह गंदम की पॉलिसी थी, कभी बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो मेस क्रिएट किया हुआ है उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। ये सही है कि जी हमारे यहाँ वेदर पे डिपेंडेंट तो रहती है, कभी बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, सैलाब आते हैं, ये फैक्टर्स जो है अपनी जगह हैं। लेकिन पिछले साल में ये गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स जो हैं इसकी वजह से, आपको एक मिसाल दूं, हमारे यहाँ जो राइस है उसमें गवर्नमेंट जो है इतना इंटरवीन नहीं करती। साहब ये तो शायद एक्सपोर्ट भी अच्छी है, शायद यही वो वजह है ना कि जो इल प्लानिंग आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की, उसकी वजह से अगले बरस भी, पिछले 2 बरसों से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, लग ये रहा है कि गंदम की काश्त में और उसकी पैदावार में मजीद कमी होगी। क्या ये खदशा दुरुस्त है? और नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। और वो इसलिए भी कि देखिए हमारी जो पूरी वर्कफोर्स है, पूरी जो आबादी है, उसमें तकरीबन 37 to 40% जो है वो अभी भी जो है उनका रोजगार है वो ज़राअत के शोबे पे डिपेंड करता है। जी। तो हमारे यहाँ ये एक रिवाज है कि आप देखेंगे कि ये जब कौमी पैदावार के जो बड़े बड़े वदाबे की आते हैं उसमें जो एक लाइव स्टॉक की कैटेगरी है कि घोड़े, कैटल, मवेशी, ठीक, या फ्लैट, ये एक फजिंग है। मैं समझता हूं अगर सही तरह से आप देखना चाहें तो जो नजर आ रहा है कि हमारी कौमी पैदावार में कोई खातर खजाफा नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर जो है वो शदीद मुश्किलात का शुमार है। और कुदरती आफात का तो खैर ठीक है, उसका तो कोई हमारे पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिन पॉलिसीज पे उनको काम करना चाहिए, जैसे कि वाटर जो है, इरिगेशन जो है, उसकी मरम्मत है कैनाल्स की, वो उस पे काम बरसों से नहीं हुआ है, निगलेक्ट हुई है। तो हमारी जो
प्रोडक्टिविटी है उससे भी मुतासिर हुई है। और फिर तो रहा ये कि हुकूमत की पॉलिसियां जो हैं अनप्रिडिक्टेबल रहती हैं, कभी आप इंपोर्ट कर लेते हैं, कभी नहीं करते। खासतौर पे शुगर के मामले में ये तो सभी को पता है कि शुगर की जो माफिया बहुत पावरफुल है। वो जो है अपने पॉलिसी कंसेशन जो हासिल करना चाहते हैं वो ले लेते हैं, जब एक्सपोर्ट्स पे तो पाबंदियां उठवाना चाहते हैं उठवा लेते हैं, और इसी तरह उनको प्रोक्योरमेंट जो प्राइस होती है उसमें भी जो है उनको प्रेफरेबल या फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता है। वेरी तो ट्रू। ये मेरी इस नज़र में नुक्ते यही पर है कि आपसे आप पहले अभी मेरी इफ्ता साहब से बात हो रही थी और उन्होंने भी यही एग्जैक्टली ये बात की कि आप जूस के ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर या किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर हेल्थ का टैक्स को लगा देते हैं, लेकिन बराह रास्त जो शुगर बनाने वाले हैं, शुगर मिल ओनर्स हैं, उसके ऊपर, शुगर के ऊपर बराह रास्त आप टैक्स नहीं लगाते और वो एक्सपोर्ट की इजाज़त भी मिल जाती है, कभी होल्ड की जाती है, कीमत कम रखी जाती है, फिर अफगानिस्तान जाती है तो 180 की हो जाती है। ये उन्होंने बिल्कुल ये नुक्ता उठाया। मैं सर आपसे मजीद बात भी करूँगा, छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, ज़रा मेरे साथ रहिएगा नाज़रीन आप भी। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू में इकनॉमिक एक्सपर्ट जनाब यूसुफ नज़र साहब, उनसे गुफ्तगू हो रही है। और अभी हमें ज्वाइन किया जनाब खालिद हुसैन बाट साहब ने, आप चेयरमैन है किसान इत्तेहाद, क्योंकि फसलों का मैंने जिक्र किया तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रोग्राम में हम रखेंगे। लेकिन यूसुफ साहब, जो बात ब्रेक से पहले अधूरी रह गई, जो इनकी मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% इन्होंने मुकर्रर करने की तजवीज़ की है, हाउ रियलिस्टिक इज़ इट? क्या हम इसे अचीव कर पाएंगे? और आम बंदा जब सुनता है बजट के हवाले से तो वो ये जानना चाहता है आप जैसे एक्सपर्ट से कि क्या महंगाई इस बरस कम होगी? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है महंगाई के जो दो कंपोनेंट्स है, एक तो जी ये तेल की कीमतें और जिनका ताल्लुक उससे है खाने पीने की चीजें। तो पिछले 3 साल में दुनिया में भर में जो है तेल की कीमतों में और खासतौर पे जो फूड प्राइसेस हैं, खासतौर पे स्पेसिफिकली जो गंदम की प्राइस है, उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर इन दो चीजों को, फूड को और एनर्जी को हटा दिया जाए, तो जो आदाशुमार हुकूमत के अपने, उसके मुताबिक जो है महंगाई जो है तकरीबन पाकिस्तान में एवरेज इन्फ्लेशन रेट अभी भी तकरीबन 10% है। ठीक, 10%, जो एशिया के बहुत सारे ममालिक से बहुत ज्यादा बुलंद सतह पर है। अच्छा, तो ये कह देना कि जो मिसलीडिंग है कि जी महंगाई जो है वो 0% पे या 0.3% पे आ गई है, एवरेजेस जो हैं पूरे पिछले साल के इससे बहुत ज्यादा हैं। तो एक तो ये कि मेरे ख्याल से हुकूमत ज्यादा ही कोई बोझ कर रही है इस बारे में, और उसका फैक्टर जो है उसके तफसील है। लगता ही है कि इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं, खासतौर पे जो क्रॉप की जो फसलें हैं गंदम के लिहाज से, अगर वो सही नहीं हुई और पानी की जो सूरत हाल है उसमें भी जो है इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, और इन्वेस्टमेंट्स जो है, देखिए इन्वेस्टमेंट्स में हमारे यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं हुआ पिछले साल में। तो उसके इसमें होता ही है कि आपका जो आप बेनिफिट्स देखते हैं आप अगले सालों में देखते हैं। तो जब ना इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा हुआ है, ना ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, ना ही ये जो हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई रिकवरी हो रही है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इतना बड़ा जंप जो है अभी भी जो इस साल जो हमारी कौमी पैदावार है वो तकरीबन 2% थी। हुकूमत के जो फिगर्स हैं, आई डोंट ट्रस्ट देम, वो ज्यादा एग्जेजरेटेड हैं। तो 2% से 4% इसका मतलब है उनकी जो रफ्तार है डबल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। मुझ पर डाउट है कि इतना ये तेजी से होगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त उस पोजीशन में है कि ना सिर्फ ये कि हमें अंदरूनी फैक्टर्स हैं, बाहर के जो फैक्टर्स हैं उसमें ट्रेड के हवाले से एक बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है, इसलिए कि ट्रेड जो है, ग्लोबल ट्रेड जो है वो चाइना और अमेरिका के डिस्प्यूट्स की वजह से उसमें बहुत स्लो डाउन हुआ है। तो बैरूनी सूरत हाल भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है ट्रेड के हवाले से। हमारी अंदरूनी सूरत हाल जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, तो ये डिफिकल्ट होगा, चैलेंजिंग होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जी ये नहीं हो सकता है, बट ऑब्वियसली आप जो हकायक आप बता रहे हैं उसके मुताबिक तो यही मालूम होता है ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा जी, खालिद साहब, ये फसलों के साथ क्या हुआ? हुकूमत खुद मान रही है कि -30% जो है कम हुई, कॉटन -8% कम हुई है, वीट और गन्ना भी -3.9% कम हुआ है, सिर्फ आलू और प्याज में इजाफा हुआ। व्हाट वेंट रॉन्ग सर? बहुत शुक्रिया सर। जैसे फरमा रहे थे कि गंदम का, जैसे कि आटे का रेट कम हुआ, वो भी 2 खरब रुपए फार्मर्स का लॉस हुआ। अच्छा। और गवर्नमेंट ने
आटा सस्ता किया, वो भी 2 खरब रुपए पाकिस्तान के किसान साहब जेब से निकाला और गरीब को आटा दिया। वो भी जो हमारी गंदम की अखराजात थे वो 4,000 रुपए मन थे और हमसे जबरदस्ती वो गंदम 2500 से 2600 में खरीदी गई। तो वो भी इनका कोई कमाल नहीं है, वो भी किसानों के साथ जुल्म करके इन्होंने रोटी सस्ती की है। हम नहीं चाहते कि रोटी कोई महंगी हो, लेकिन ये भी जुल्म है कि किसान का अखराजात 4,000 आ रहे हैं और गवर्नमेंट कहती है कि गंदम हमें 2,000 में दे दें। तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने फसलों के बताया है कि गंदम का जो इन्होंने बताया, उस हमारे अभी भी हम कहते हैं कि 15 से 20% जो है ना गंदम की फसल कम हुई है, कॉटन 40 से 45% कम है। क्योंकि अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि हुकूमती दादोशुमार अभी भी कम बताए गए हैं? कम बताए गए। आप कह रहे हैं कि कॉटन 30 की बजाय 40 से 45% कम हुई है? मेरा जाती, मैं अपने गांव की बात करता हूं कि जहां मेरा 200 एकड़ कॉटन काश्त होता था, इस साल सिर्फ 80 एकड़ काश्त है। सारे हमारे गांवों में हम सर्वे करवाते हैं, जो अपना सर्वे होता है उसके हिसाब से 40-45% कॉटन कम है। दूसरी जो एवरेज है वो पिछले साल हमें 8 से 10 मन एवरेज थी, जो हमारी 25 से 30 मन थी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी भी आप यकीन करें कि 3 दफा हमने कॉटन काश्त की है, 2 दफा तो वो जमीन से बाहर ही नहीं निकली, इतनी गर्मी है। और अब भी अगर जो निकली है तो वो बहुत कम तादाद में निकली है। इस हवाले से ना कोई हमें सीड प्रोवाइड किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से को मद्देनजर रखते हुए। इस तरह अगला साल के जो रिजल्ट हैं वो तो इतने खतरनाक हैं कि मैं कहता हूं कि इस मुल्क में खासकर आटा और गंदम पे तो कहत आ जाएगा, इनको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। खालिद साहब, ये बात दुरुस्त है कि किसान जो है वो गंदम काश्त करने से गुरेजा है? इस साल भी, इससे पहले भी 2 साल से भुगत रहा है और अगले साल भी खदशा है कि शायद इससे भी ज्यादा कम हो। साल आप मेरे से लिख लें, मैं बार बार हमने एहतजाज किया, बार बार रिक्वेस्ट की कि खुदा के वास्ते रहम करें, 50% अगले साल गंदम काश्त हो जी, लिख लें। ये प्याज और टमाटर की काश्त इसलिए बढ़ की थी कि हमने खुद अपने गंदम छोड़ के प्याज काश्त किया और फसलें काश्त की कि चलो कुछ इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन देखें कि बदकिस्मती से आप कॉटन जो है, इस पिछले साल आपने 50 से 60 करोड़ डॉलर की मंगवाई थी, इस साल कॉटन 2 अरब डॉलर की आप बाहर से मंगवा रहे हैं। अंदाजा कीजिए। बिल्कुल साथ है ना, ये साथ है खालिद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूसुफ साहब, जब हम क्लाइमेट चेंज की एडवर्स वेदर कंडीशन का जिक्र करते हैं, बाकी दुनिया कैसे कॉप अप करती है? बीज हैं, टेक्नोलॉजी है, दीगर ऐसी इजादात हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। यानी बिहार जैसे सूबे में भी अगर वहाँ पे काश्तकारी हो रही है इंडिया में थ्रू टेक्नोलॉजी, तो हमारी हुकूमत इस एस्पेक्ट पे क्यों नहीं गौर करती? और बाकी दुनिया कैसे इससे कम्पीट करती है इन चीज़ों को? सर ज़रा मुख्तसर बयान कीजिए। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है वो जो क्लाइमेट चेंज के लिहाज से बहुत शदीद तरीन जो कंट्रीज जो मुतासरून में से एक है। लेकिन आपको एक छोटी सी बात देता हूं। एक छोटा सा मुल्क है यूरोप का जिसका नाम है नेदरलैंड्स, हॉलैंड जी। उसमें बमुश्किल जो है वो कराची से भी कम उसकी आबादी है और उसका कोई 2% जो है आबादी का या वर्क फोर्स का वो एग्रीकल्चर में काम करता है। लेकिन उनकी एग्रीकल्चर की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कोई 120 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। 120 बिलियन, ये कैसे? अनबिलीवेबल, अमेजिंग। वो इस तरह से है कि वो पानी की जो रिसोर्सेज जो उनका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए उस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है और अपनी प्रोडक्शन पे और टेक्निक से, वाटर भी शामिल है उसमें, टेक्नोलॉजी भी शामिल है उसमें, जो बीज हैं वो भी शामिल हैं, ये सब कुछ किया है उसमें। लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्टमेंट्स किए बहुत 15-20 साल से। तो हमारे से एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी जो है वो कराची से भी कम है, वो हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसकी खाली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो उससे कोई 4 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। अब ये तो हमारे समझना चाहिए कि हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। सर मैं यूसुफ साहब चाहूंगा कल भी आपको हम जहमत दें। खालिद साहब आपके भी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मेरा प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था जहाँ पे यूसुफ साहब ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की है हॉलैंड की, नेदरलैंड की मिसाल देके कि कैसे जदीद इस्लाहात ज़राअत में जब मुतारिफ करवाए जाएँ तो नताइज क्या आते हैं, उस पर तवज्जो हुकूमत की है। यानी कल भी इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। आज के नाज़रीन इतना ही, आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह।